हेलो एवरीवन। तो नए लेक्चर में हम लोग आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के आगे पढ़ने वाले हैं और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। रीज़न ये है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है और उसका जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो कई लोगों को वो अच्छे से समझ में नहीं आता कई बार, तो इसीलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डीकम्पोजिशन में जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज है उस पे आज हम लोगों का मेन फोकस होगा और उसको हम लोग डिटेल में आज करेंगे और पूरा डीकम्पोजिशन तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, दिमाग को अपने पास रखिएगा, अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी अपने पास रखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं। ओके भैया। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कंप्लीट कर लिया था और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोगों ने एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक भी देख लिया था। अब हम लोग डीकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ हो गया था, एक्जोथर्मिक हो गया था, इंडोथर्मिक हो गया था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस दे हमें। जब एक कंपाउंड है ये FeSO4, ये जब आपका ब्रेक होगा और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एटम देगा तो हम कहेंगे कि ये डीकम्पोज हो गया। अच्छा, FeSO4 जो होता है ना, ये ग्रीन कलर नहीं होता, जरा यहां पर आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये व्हाइट कलर होता है। ठीक है ना, ये एक्चुअल में व्हाइट कलर होता है। और अगर FeSO4 के साथ H2O लगा होगा, 7H2O, तो ये ग्रीन कलर का होगा, जिसको कि हम लोग ग्रीन बिट्रॉल बोलते हैं। नाम ही है ग्रीन बिट्रॉल, यानी कि ये ग्रीन कलर का होगा। तो ये रिएक्शन हुआ कैसे? तो ये रिएक्शन एक्चुअल में जो FeSO4.7H2O है, ये सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में ये रहते हैं। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो जो H2O है वो अलग हो जाता है और FeSO4 सिर्फ बच जाता है। एनहाइड्रस बच गया, मतलब कि पहले हाइड्रस था क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ था, अब अनहाइड्रस हो गया, अब पानी नहीं है और ये व्हाइट कलर का होता है। यही FeSO4 जो होगा ये व्हाइट कलर का होगा। और फिर जब इसको और ज्यादा हीट करते हैं तब जाकर ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटता है, जिसको कि मैंने यहां पर लिखा है। तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि Fe जो है +3 में है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कई जगह सिर्फ ब्राउन भी लिखा होगा। SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको यहां पर लिख लीजिएगा कि ये सल्फर की तरीके स्मेल करता है, स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर। स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर। अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप, मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा इसके नीचे, स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर। तो जब इस रिएक्शन को हिट करते हैं ना तो एक हमें स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है। तो वो स्मेल जो होता है ना वो SO2 का होता है और एक SO3 भी बनता है, इसका स्मेल नहीं आता। ओके। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना वो तीन तरीके से हो सकता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हम करते हैं भैया? तो हम करते हैं कि उसको हीट दे देते हैं और वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में टूट जाता है। अच्छा, तो हीट क्या हम सिर्फ मतलब कि जो असली आग है उसी को देकर कर सकते हैं क्या? कोई और तरीका नहीं है? है। एक तरीका तो यही है कि जो सराउंडिंग में जो एनर्जी है, जैसे कि सनलाइट की एनर्जी है, ठीक है ना, तो उससे क्या करे, ये एनर्जी ले ले। सनलाइट से भी तो एनर्जी ले सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी तो हम उसको हीट अप कर सकते हैं। तो यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट लेकर सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। तो ये तीन तरीके से हो सकता है। पहला, डायरेक्ट हीट ले ले, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन।
दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी से हीट ले ले तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा, लाइट का एब्जॉर्प्शन करे, चाहे वो सनलाइट हो या कहीं का भी लाइट हो, लाइट का एब्जॉर्ब करे और वहां से एनर्जी ले ले, वहां से हीट ले ले, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलिसिस। तो तीन तरीके से डिकम्पोजिशन हो सकता है और इन तीनों तरीकों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही बात लिख लीजिए कि जो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। और तीसरा क्या है? फोटोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, ठीक है ना। अभी डिटेल में हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पे आप लोग लिख लीजिए कि बाई इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जब करंट जो होता है वो एक्चुअल में हीट ही तो होता है, उसके अंदर एनर्जी ही तो होती है। आप करंट को टच करते हो तो देखते हो ना कि इतना जोर का झटका है, जोरों से लगा, कितना जोर का झटका लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। उस एनर्जी को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ज्यादा अगर एनर्जी होगी तो उसके अंदर भी एनर्जी है। अच्छा, आप लोग ये भी देखते होंगे, करंट फ्लो होता है तो तार जो होते हैं, वायर, वो हीटअप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्यों? इससे इससे फिर से प्रूव हो रहा है कि यानी कि जब करंट जो है उसके अंदर एनर्जी होती है, हीट होती है। और फोटोलिसिस का मतलब है कि बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके थ्रू डिकम्पोज होगा, तो हम लोग कहेंगे डेट इज द फोटोलिसिस। बात समझ गए? अब वो लाइट सिर्फ सन की लाइट ही नहीं हो सकती है। बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ सन ही की लाइट हो सकती है क्या? नहीं भैया, हम अपना कृत्रिम भी तो बना सकते हैं। जैसे हम टॉर्च से लाइट दे रहे हैं, तो अगर 10 10 टॉर्च है, बहुत भारी भारी लाइट है, तो उसके अंदर भी तो एनर्जी है ना, वो भी तो फोटॉन्स गिरा ही रहा है ना। इतना डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बस ये समझिए कि सिर्फ सन की लाइट ही लाइट नहीं होती है। हम अपनी तरफ से भी लाइट दे सकते हैं, लेकिन हाँ, सन की लाइट में ज्यादा ताकत है, वो हमें फ्री में मिल रहा है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? बैटरी लगाना होगा टॉर्च के लाइट के लिए। टॉर्च के लाइट के लिए हमें बैटरी लगाना होगा, एक एनर्जी की मतलब कि हमें खपत करनी होगी, तो दूसरी एनर्जी हमें मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर फोटोलिसिस सन की लाइट से ही करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ सन की लाइट से ही फोटोलिसिस हो सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पहला, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन विच टेक प्लेस बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो डायरेक्ट हीट ले, डायरेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करे और उससे डिकम्पोज हो। मतलब हमने डायरेक्ट हमने कैंडल जलाया, या हमने डायरेक्ट अपना गैस जलाया, या हमने डायरेक्ट अपना लैंप जलाया, और वहां से क्या हो आए, तो इसको लिख लीजिए, डिकम्पोजिशन बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, टीडीआर। तो डिकम्पोजिशन बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट के एब्जॉर्प्शन से जो हो। जैसे एक एग्जांपल का, जो पहले हम लोग अभी एग्जांपल जो देखे थे ना, एक तो वही एग्जांपल हो गया कि FeSO4.7H2O
जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे थे, ग्रीन कलर का होता है ये, और ग्रीन विट्रोल नाम ही है इसका। इसको जब हम हीट करेंगे तो सबसे पहले तो ये पानी को हटा देगा और FeSO4 बन जाएगा, और पानी को कहेगा बाय बाय, निकलो तुम। और फिर जब इसको और ज्यादा हम हीट करेंगे, और ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, फेरस सल्फेट ये व्हाइट कलर का होगा, और इसको जब हीट करेंगे तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो एक तो यही एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का, डायरेक्ट हीट से कर रहे हैं। एक और देखो, एक ये देख लीजिए CaCO3। CaCO3 याद आया क्या है ये, लाइमस्टोन या मार्बल, लाइमस्टोन या मार्बल। इसको भी जब आप हिट करोगे ना, तो किससे बनता था CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 मिलता था तो जाके बनता था। लेकिन जब CaCO3 को तोड़ोगे ना, तो वो डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है ना। और यहां पर आपका ये सॉलिड के फॉर्मेट में बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम आपको मालूम है कि ये लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं इसको। तो देखिए इसको भी हमने हीटअप करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में तोड़ दिया। तो ये भी कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे चलिए, तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, नोट करके यहां लिख लीजिएगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका हम लोग यूज करते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है कि सीमेंट के बनाने में इसको हम यूज करते हैं। तो आप भी लिख लीजिए, कहीं अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सा है जिसको सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, तो मल्टीपल चॉइस में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, चूने का यूज करते हैं। तो चूना कहां से बनता है, अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसको हीट करेंगे चूना बन जाएगा, या चूना और कहीं से भी बन सकता है, बाकी और कितने सारे प्रोसेस होते हैं, हमने तो अभी एक देखा। चलिए अब हम लोग दूसरा तरीका बात करते हैं, डेट इज द इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि बहुत ध्यान से देखना है, मैं बहुत डिटेल में इसको करा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंपाउंड। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो सॉलिड में कभी नहीं करेंगे। मतलब हमारे पास अगर कंपाउंड ऐसा है जो कि सॉलिड है, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस तभी होगा जब वो लिक्विड स्टेट में हो या मोल्टेन स्टेट में हो। मोल्टेन किसको कहते हैं, मोल्टेन स्टेट कहते हैं जैसे कि दलदल टाइप, ना ज्यादा सॉलिड ना ज्यादा लिक्विड, बीच का जो होता है ना दलदल के तरीके, उसको हम लोग कहते हैं मोल्टेन स्टेट। तो कहने का मतलब है कि क्या कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा, ये हमेशा या तो लिक्विड स्टेट में होगा या मोल्टेन स्टेट में होगा। एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, उसको चाहो तो एक लिख लो, ठीक है ना, कहीं पूछ ले, मतलब एक्टिविटी में करके उसको दिया गया है, या उसको लिख लो जरा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, और उसके नीचे लिख लेना, ठीक है, उसके नीचे लिख लेना तुम लोग। मैं तो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, अभी पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे एग्जाम्पल। ये एनसीईआरटी का है तो अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए हमारे पास अगर लीड नाइट्रेट NO3
तो लीड जो होता है ये +2 में होता है, लीड जो होता है ये 2 वाला यहाँ यूज हो रहा है, और ये है आपका नाइट्रेट NO3 2 NO3 1- लीड नाइट्रेट। इसको जब हम लोग हीटअप करते हैं ना, तो लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीटअप करेंगे तो ये बन जाएगा PbO, यानी कि लीड ऑक्साइड। जो ये लीड नाइट्रेट होता है ये कलरलेस होता है। एनसीईआरटी ने इसका कलर भी पूछा है कि क्या होगा, तो पहले कलरलेस था, अब जो PbO बना, यानी कि अब जो लीड ऑक्साइड बना, इसका अब येलो कलर हो जाता है, याद रखिएगा। और इसके साथ और भी कंपाउंड बनते हैं, इसके साथ बनता है आपका 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। और NO2 गैस की खास बात जानते हैं क्या होता है? ये NO2 जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी खास बात ये होती है कि ये ब्राउन फ्यूम्स बनाता है, मतलब इसका जो धुआं बनता है ना वो ब्राउन कलर का बनता है। तो ये जो है सो ब्राउन फ्यूम्स है। तो जो ब्राउन फ्यूम्स आपको देखने को मिलेगा, आप समझ जाइएगा कि वो NO2 गैस है। तो यानी कि PbNO3 लीड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, हमने एक बीकर में लिया और उसको हीटअप किया, तो हमें क्या होगा कि उससे एक गैस निकलेगी, हालांकि दो गैस निकलेंगे, लेकिन O2 गैस को तो आप देख नहीं पाओगे, वो निकल जाएगा, और NO2 गैस निकलेगा जो कि ब्राउन फ्यूम्स के तरीके निकलेगा, और उसके बाद PbO उसमें बच जाएगा येलो कलर, यानी कलर चेंज हो जाएगा। पहले कलर कुछ नहीं था, अब येलो कलर हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को स्कूल में भी कराई जाती होंगी, जैसे कि एक ये मान के चलिए बीकर है, इस टाइप का अगर बीकर है, और इस बीकर में हमने क्या किया कि PbNO3 हमने ले लिया, और फिर उसके बाद नीचे से हमने क्या किया कि इसको हीट किया, ये मान लीजिए हमने हीट किया किसी चीज से, तो यहां से क्या होगा कि ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे जो कि NO2 होगा, और ये हीटअप करने के बाद ये जो कलर है, पहले कलरलेस था, अब येलो कलर हो गया, यानी अब कंपाउंड चेंज हो गया। पहले PbNO3 का होल ट्वाइस था, अब PbO हो गया, और O2 भी इसके साथ साथ बाहर निकल जाएगा, NO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसे ये रिएक्शन होती है, एनसीईआरटी में था, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दूसरा अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन? लिखिए, डीकंपोजिशन reaction which take place when electric current when electric current is passed through the compound when electric current is passed through the compound, a compound होना चाहिए in the liquid state या STATE स्टेट या मोल्टेन स्टेट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि टेक प्लेस हो, जो कि हो जब इलेक्ट्रिक करंट का पास हो कंपाउंड के द्वारा, और कंपाउंड इन द लिक्विड स्टेट या मोल्टेन स्टेट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा या मोल्टेन सॉल्यूशन होगा, तभी इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करेंगे। तो देखिए दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं और एक का हम लोग डिटेल देखेंगे। जैसे NaCl जो होता है, अगर ये मोल्टेन स्टेट में हो, मतलब जस्ट पिघलने के स्टेट से और सॉलिड के स्टेट का बीच का हो, ठीक है ना, इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, और
Cl2 गैस के फॉर्म में अपना निकल जाएगा बाहर, क्लोरीन गैस। इसको क्या बोलेंगे भैया? क्लोरीन गैस, या सिर्फ क्लोरीन भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? सोडियम एटम। तो यानी कि एक एग्जाम्पल तो हमने यहां ही समझ लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस से NaCl मोल्टेन स्टेट में था, इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ऐसे ऐसे बन गया। जो हमारा पानी होता है ना, H2O, लिक्विड होता है, इसको भी जब तुम इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो ये क्या होगा? H2 और O2 में टूट जाएगा, मतलब H2 गैस में और O2 गैस में। जरा बैलेंस कर लो, ऊपर वाले को बैलेंस करोगे, ये Cl2 है, इसको 2 से करो, इसको भी 2 से करना होगा। इसको बैलेंस करना होगा तो इसको 2 से करना होगा और इसको भी 2 से करना होगा। तो अब ये बैलेंस हो गया। यानी कि H2O के 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, H2O के अगर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन का डबल मिलेगा। अगर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम जितना होगा उसका आधा होगा ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम। अगर हाइड्रोजन इतना है तो ऑक्सीजन उससे आधा होगा, क्योंकि रिएक्शन ही हमें बोल रही है कि हाइड्रोजन जो है डबल प्रोड्यूस होगा। ये प्रोडक्ट साइड है ना, ये प्रोडक्ट साइड है। तो यानी कि प्रोडक्ट साइड में हमें देख कर ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो डबल प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन जो है सो एक ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन सारी बातें को अब हम लोग ध्यान से देखते हैं और लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना होगा जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। उस डायग्राम को अपने कॉपी पर बनाइए। चाहता तो मैं वो डायग्राम कट कॉपी पेस्ट कर लेता, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया कि आप भी मेरे साथ यहां पर बनाइए। देखिए कैसे करते हैं इस रिएक्शन को, मैं पूरा समझा रहा हूं। एक ये बीकर है, ये क्या है आपका? एक बीकर है। इस बीकर में हमने 2 रॉड डाल दिए और ये है आपका, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब जानते हैं ना क्या होता है? जो कि एक तरफ खुला होता है और एक तरफ बंद होता है। इसके अंदर भी पानी है टेस्ट ट्यूब, जबकि इसको हमने उल्टा करके ऐसे, जैसे इसका जो मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, ऐसे है, ठीक है ना। मतलब इसका जो खुला हुआ मुंह है वो हमने नीचे की तरफ करके और ऐसे डाला है। मेरे पास इस समय कुछ है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं, वेट कीजिए 1 मिनट। देखिए, अगर मान के चलिए कि ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर ये आपका टेस्ट ट्यूब है तो एक तरफ बंद होगा, ये पूरी तरीके से बंद है, और एक तरफ खुला होगा, ठीक है ना। तो ये खुला है एक तरफ से, तो हम बीकर में इसको कैसे डालेंगे? ऐसे करके डालेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर पानी तो आएगा ही। अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें और फिर डाल दें तो इसके अंदर भी पानी भर जाएगा। पूरा सीधा डालेंगे तब तो नहीं भरेगा, क्योंकि अंदर एयर है। तो हमें क्या करना है? एयर को हटाना भी है। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा टिल्टेड करके डाल देंगे और पूरे में पानी भर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है? 2 रॉड को हमने डाल दिया है, सॉरी 2 टेस्ट ट्यूब को हमने डाल दिया है। तो ये दोनों क्या है? टेस्ट ट्यूब्स हैं। आप लोग लैब में किए भी होंगे आई थिंक। ये भी टेस्ट ट्यूब है और ये भी आपका टेस्ट ट्यूब है। इन दोनों में पानी है। अच्छा, पानी पूरा ऊपर तक होगा, अभी मैं ऊपर तक नहीं बना रहा, या चलिए बना देता हूं। पानी जो होगा ये पूरा ऊपर तक भरा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया कि अब ग्रेफाइट रॉड इसके अंदर डाला। एक छोटा सा ग्रेफाइट रॉड इसके अंदर हमने डाल दिया।
जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने रबर ट्यूब लगाया है और यहाँ से कनेक्टेड है। एक ग्रेफाइट ट्यूब हमने इसके अंदर भी डाल दिया और डालकर ही हमने टेस्ट ट्यूब को अंदर डाला है और ये इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया। ये क्या है आपका ग्रेफाइट ट्यूब। ग्रेफाइट ट्यूब, ये भी आपका ग्रेफाइट ट्यूब है, ये भी। तो ग्रेफाइट ट्यूब दो है। और ये क्या है, ये पानी है। इसके अंदर क्या है भैया, पानी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर क्या है, पानी। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग इसको एक बैटरी से जोड़ने वाले हैं। हमारे पास एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की बैटरी है और इसको हम लोग जोड़ने वाले हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एनोड है, तो इसको हम लेकर गए और यहाँ पे जो भी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव वाला, उससे हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एनोड को जोड़ दिया। और ये कैथोड है, तो कैथोड को हमने क्या किया, तार से यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। बैटरी से हमने दोनों कनेक्ट कर दिया और हमने करंट दे दी। मान के चलो यहाँ पर स्विच लगा हुआ था और हमने ये स्विच ऑन कर दी। तो जब हम स्विच ऑन नहीं किए थे तब क्या हो रहा था, यहां भी पानी था, यहां भी पानी था, सब पूरा भरा हुआ था। इसमें पानी का लेवल यहां तक था बीकर में, और इसमें तो पूरा भर ही जाएगा। ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि इसमें भर जाएगा। अब जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगा, व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग, हम क्या देखेंगे कि यहां पे बबल्स बनने लगे। यहां भी बबल्स बनने लगे। ये बबल्स क्या हैं, ये बबल्स कुछ और नहीं बल्कि गैसेस हैं। ये बबल्स क्या हैं, गैसेस हैं। और ये जो बबल्स बनने लगे, अब ये ऊपर जाने लगेंगे, क्योंकि गैस ऊपर जाएगा। वो अपने खाली स्पेस उसको चाहिए ना भैया, जो गैस अंदर बन रहा है वो जाएगा, तो पानी का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यहां से पानी का लेवल ये डिक्रीज होने लगेगा, ये पानी का लेवल डिक्रीज होने लगेगा और यहां पे गैस भर जाएगा, यहां भी पानी का लेवल डिक्रीज होने लगेगा। वेट कीजिएगा, मैं फिर से बना दे रहा हूं। ठीक है ना। अब पानी का लेवल इसमें यहां तक आ गया, मान के चलिए ये बबल्स ऊपर जाने लगे। तो एक चीज हम यहां नोटिस करेंगे, जानते हैं क्या, कि एक में पानी का लेवल बहुत तेजी से घट रहा है और गैस जो है ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। यहां पे एक्चुअल में गैस इकट्ठा होने लगेगा, गैस कलेक्ट होने लगेगा। यहां भी क्या होगा, यहां भी गैस कलेक्ट होने लगेगा। लेकिन एक में पानी का लेवल ज्यादा घटेगा और गैस का लेवल, गैस जो है ज्यादा कलेक्ट होगा। और एक में पानी का लेवल धीरे धीरे घटेगा लेकिन गैस जो है वो कम कलेक्ट होगा। ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन अभी मैं बताता हूं, जरा एक मिनट वेट कीजिए। ये साउंड जो है, ये परेशान करके रखते हैं यार बगल वाले। देखिए, तो यहां पे गैस कलेक्ट होने लगेगा और पानी का लेवल नीचे आने लगेगा। इसमें भी पानी का लेवल नीचे आएगा और गैस कलेक्ट होने लगेगा, लेकिन यहां पे गैस ज्यादा कलेक्ट हो रहा है। यहां पे गैस जो है वो ज्यादा कलेक्ट हो रहा है और पानी का लेवल तेजी से नीचे आ रहा है।
तो यहां पे नोटिस करने वाली दो बातें हैं, ठीक है ना। नोटिस करने वाली दो बातें हैं। पहली बात, एक टेस्ट ट्यूब में पानी ज्यादा है यानी कि गैस कम है, इसमें पानी ज्यादा है और गैस कम है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी कम है और गैस ज्यादा है। ऐसा क्यों? अच्छा, दूसरी बात, अब हम कैसे मालूम करें कि किसमें H2 है और किसमें O2 है? एक ये भी सवाल है। ये तो हम जान गए कि हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे तो H2 और O2 प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस और O2 गैस। लेकिन अब कैसे मालूम करें कि इसमें O2 है कि इसमें O2 है, H2 किसमें है, O2 किसमें? तो एक तरीका तो यह है कि आप रिएक्शन को देखिए। रिएक्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन डबल बनेगा और ऑक्सीजन जो है उसका आधा बनेगा, मतलब 2:1 में बनेगा। जो H2 गैस और O2 गैस बनेंगे वो 2:1 में बनेंगे, मतलब H2 गैस ज्यादा बनेगा। तो इस लॉजिक से हमें समझ में आ गया कि ये कैथोड के साथ हमने जो टेस्ट ट्यूब जोड़ा है, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जो टेस्ट ट्यूब जोड़ा है, यहां पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, यहां पे H2 गैस कलेक्ट होगा। बात समझ में आई? और यहां पे O2 गैस कलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि H2 डबल बन रहा है, तो डबल बन रहा है तो यानी कि ये ज्यादा स्पेस ले रहा है ना, यानी कि गैस यहां पर ज्यादा है। यहां पर H2 के H2 बहुत ज्यादा है यहां पर, क्योंकि ये डबल वॉल्यूम में बनेगा, तभी तो इसका डबल हुआ। और O2 जो है सो इसका आधा बनेगा, क्योंकि 2:1 में है। H2 डबल है, O2 उसका आधा है। तो एक बात तो हमें यह समझ में आ गई कि H2 कैथोड पे बनेगा, कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में बनेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड में बनेगा, डबल बनेगा O2 से, O2 से डबल बनेगा, और O2 जो है वो एनोड पे बनेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे बनेगा, और O2 गैस कलेक्ट होगा जो कि आधा होगा H2 के। पहली बात तो क्लियर हो गई, आइडेंटिफाई गैसेस, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन मान के चलिए दोनों में पूरी पूरी गैस भर गई, दोनों टेस्ट ट्यूब में पूरी गैस है, हमें नहीं मालूम चल रहा है, हमें ज्यादा अंदाजा नहीं हो रहा, किसी रीजन से हमें नहीं मालूम चल रहा, तो दूसरा भी एक तरीका है। जब इनमें गैसेस फुल हो जाएं, जब इनमें गैसेस फुल हो जाएं, एक में जल्दी फुल हो जाएगा, एक में आधा रहेगा, एक में पूरा फुल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। जब गैसेस फुल हो जाएं तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को। और दोनों टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा सब कुछ अभी समझिएगा, अभी मैं लिखवाऊंगा, वेट कीजिएगा। ये आपका टेस्ट ट्यूब एक है और एक आपका ये टेस्ट ट्यूब है। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन सा एनोड से निकाला, कौन सा कैथोड से निकाला। मुझे मालूम करना है कि इसके अंदर जो गैस है वो H2 है, कि इसके अंदर जो गैस है वो H2 है कि O2 है, क्या है हमें मालूम करना है, ठीक है ना। तो इसका तरीका क्या होता है, देखिए इसका तरीका होता है कि हम क्या करेंगे कि एक कैंडल लेकर आएंगे। क्या करेंगे? कैंडल, जो बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल, जो कि जल रहा हो, मतलब कैंडल जल रहा हो, इन्हें कि खाली मोमबत्ती लेकर आ गए, जलता हुआ मोमबत्ती, और उस मोमबत्ती को इसके माउथ पे रखेंगे। तो ये अपना आग इसके अंदर से निकल ही रही होगी। तो ये मोमबत्ती को जब इसके अंदर रखेंगे तो हम एब्जॉर्ब करेंगे कि यहां से अगर पॉपकॉर्न के उछलने जैसी आवाज, आपने कभी पॉपकॉर्न जो होता है मकई मकई का पॉपकॉर्न, वो कभी फटता है तो उसकी फट फट से आवाज आती है ना, पॉपिंग साउंड उसको बोलते हैं। कैसा साउंड बोलते हैं? पॉपिंग साउंड। थोड़ी सी कड़क आवाज होती है पॉपकॉर्न की तरीके, ठीक है ना, पॉपिंग साउंड बोलते हैं। अगर उस तरीके की आवाज आए, फट 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 फट, इस टाइप की आवाज आए, तो उसको हमें समझ जाना चाहिए कि यहां पे H2 गैस है। कौन सा गैस है? H2 गैस। और अगर हमने मोमबत्ती को लेकर आए और अगर यहां पे मोमबत्ती और तेज जलने लगी,
और ब्राइट हो गई तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहां पे O2 गैस है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन हेल्प करता है किस चीज में? जलने में। किसी चीज को जलाना हो तो उसमें ऑक्सीजन हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। तो मोमबत्ती को लेकर आएंगे, अगर मोमबत्ती और ज्यादा तेजी से जलने लगेगी, ब्राइट हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि वो O2 गैस का टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या है? ऑक्सीजन गैस है। और अगर फट फट की आवाज आएगी, पॉपिंग साउंड आएगी, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें H2 गैस है। बात समझ गए ना? तो इस एक्सपेरिमेंट का मेन चीज यही था। अब क्या करो, कॉपी उठाओ, कलम उठाओ, और जो मैं बोल रहा हूं, लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान से लिखते जाओ। ठीक है ना? ये एक्सपेरिमेंट आप बना लेना, या एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां से समझ लेना। अब मैं जो बोल रहा हूं ये सब कुछ आप नोट करते जाओ। चलो, पहला पॉइंट लिखो। व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग, जब करंट जो है फ्लोइंग, मतलब करंट जो है सो स्टार्ट फ्लोइंग हो जाएगा, तो वी सी, हम देखेंगे कि बबल्स ऑफ गैसेस आर फॉर्म्ड इन बोथ टेस्ट ट्यूब। जैसे ही करंट स्टार्ट होगा बहना, तय उसी समय हम देखेंगे कि यहां पे बबल्स बनने भी अब स्टार्ट हो गए। ठीक है ना? क्योंकि अब ये डिकम्पोज करना शुरू कर दिया है वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से। तो पहला चीज हमारे पास ये आया। दूसरी पॉइंट देखिए, अब ये हो गया। और गैसेस कहां जाएंगे? गैसेस ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि गैसेस गोज कहां जा रहे हैं? टू गैसेस गोज टू टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ टॉप मोस्ट पार्ट of the test tubes of the both test tubes of the both test tubes and गैसेस जो है सो ऊपर जा रहे हैं, एंड लेवल ऑफ वाटर, जो वाटर का लेवल है दोनों टेस्ट ट्यूब में, लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेज। अरे भैया, पानी नीचे आने लगेगा तभी तो ऊपर गैस बनेगा, तो पानी का लेवल नीचे आने लगेगा। ठीक है ना? अब एक जगह दो चीज तो रह नहीं सकते, तो यानी कि ऊपर गैसेस इकट्ठा होने लगेंगे और पानी का लेवल नीचे आने लगेगा। तो गैसेस गोज टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बोथ टेस्ट ट्यूब्स एंड लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेज। पानी का लेवल जो है वो नीचे आने लगेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, हम ये नोटिस कर रहे हैं, वी नोटिस्ड दैट इन वन टेस्ट ट्यूब level of water decreases rapidly या faster as decreases faster and gas collected more। हम नोटिस करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में जो लेवल ऑफ वाटर है वो डिक्रीजेज कर रहा है, तेजी से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि गैस वहां पे ज्यादा कलेक्ट हो रहा है एज कंपेयर टू अदर। ऐसे लिख सकते हैं, एज कंपेयर टू अदर। यानी कि दूसरे वाले में क्या हो रहा होगा? दूसरे वाले में पानी का लेवल डिक्रीज कर रहा होगा धीरे धीरे, यानी कि वहां गैस भी कलेक्ट हो रहा होगा कम। इसका रीजन क्या है? तो नोटिस किया तो इसका रीजन भी अब जान लो। इसका रीजन क्या है? तो मैंने अभी रीजन बताया, उसी बात को लिख लेते हैं। When H2O convert in H2 and O2, रीजन इसका ये है कि when H2O convert in H2 and O2,
देन H2 gas formed in double volumes as compared to O2 गैस। इसका रीजन ये है कि व्हेन H2O कन्वर्ट इन H2O2, जब H2O जो है H2O लिक्विड, ये जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये H2 गैस प्लस O2 गैस में कन्वर्ट जो होगा, H2O O2 दो भाग और ये एक भाग में कन्वर्ट होगा, यानी कि H2 का जो वॉल्यूम्स होगा वो डबल होगा एज कंपेयर टू O2 गैस। तो व्हेन H2O कन्वर्ट इन H2NO2, देन H2 गैस फॉर्म्ड इन डबल वॉल्यूम्स एज कंपेयर टू O2 गैस। बात क्लियर? ये रीजन समझ में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन निगेटिव इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम, यहां पे ऐसे ही स्टार या तीर मार कर लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन निगेटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है निगेटिव इलेक्ट्रोड? तो निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड से जुड़ा हुआ है, यानी कि कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन निगेटिव इलेक्ट्रोड, इट मींस एट कैथोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस collected on the positive electrode. A positive electrode it means at anode। मतलब जो कैथोड पे गैस इकट्ठा हो रहा है निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, वो डबल होगा, यानी कि वो H2 होगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि जो एनोड के पास जो टेस्ट ट्यूब है वहां पे जो गैस इकट्ठा हो रहा है वो उसका आधा होगा, यानी कि ये O2 होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ H2 लिख लो चाहो तो, कि H2 और यहाँ पर जो है सो O2, ठीक है ना। तो ये भी बात समझ में आ गया कि H2 निगेटिव इलेक्ट्रोड पे आएगा कैथोड पे, जो कि डबल होगा, और O2 जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आएगा एनोड का, जो कि उसका आधा होगा। यही बात यहां भी बताई गई है। बात समझ में आई ना? अच्छा, टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये तो बात समझ में आ गई। अब हाउ टू आइडेंटिफाई गैसेस। गैस जो हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में, मान के चलिए कि अब टेस्ट ट्यूब हमने लिया और दोनों मिक्सअप हो गया, अब हमें मालूम ही नहीं है कौन सा है। वो तो एक्सपेरिमेंट के समय हमें मालूम चल रहा था ना कि हाँ इसमें पानी का लेवल डिक्रीज हो रहा है या जो भी हो रहा है, उससे हमने मालूम कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या है? तो पहला तरीका तो क्लियर हो गया ना एक्सपेरिमेंट के समय, कि जिसमें पानी का लेवल तेजी से डिक्रीज करेगा यानी कि गैस ज्यादा बनेगा वो होगा H2 गैस, और जिसमें पानी का लेवल कम डिक्रीज करेगा यानी कि जिसमें गैस कम बनेगा वो होगा O2 गैस। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कि आप क्या कीजिए, बर्निंग कैंडल को उसके पास ले जाइए, ठीक है ना। सेकेंड टेस्ट बाय बर्निंग कैंडल। इसको लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, या मैं लिखवा ही देता हूं। देखिए मेरे पास ये नोट करके रखा हुआ है, मैं इसी को लिख देता हूं। हालांकि इसमें देख कर क्या लिखना है, तो अपने मन से हम लोग लिख सकते हैं ना, कि व्हेन
बर्निंग कैंडल, कि जब बर्निंग कैंडल जो है प्लेस्ड, हम लेकर आ रहे हैं प्लेस्ड नियर द माउथ ऑफ राइट टेस्ट ट्यूब, जब हम राइट टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आ रहे हैं जिसमें कि H2 गैस है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ H2 है कि नहीं है, या हमें मालूम ही नहीं है कि राइट ले जा रहे हैं कि लेफ्ट ले जा रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन बर्निंग कैंडल प्लेस्ड नियर द माउथ ऑफ वन टेस्ट ट्यूब इफ, ठीक है मेरी बात सुनिए ध्यान से, व्हेन बर्निंग कैंडल प्लेस्ड नियर द माउथ ऑफ वन टेस्ट ट्यूब इफ, उसके आगे लिखिएगा माउथ ऑफ वन टेस्ट ट्यूब, इफ यदि, अगर हमें पॉपिंग साउंड सुनाई दे, अगर हमें रैपिडली पॉपिंग साउंड तुरंत, क्योंकि वो H2 जो है ना वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो व्हेन इफ वन टेस्ट ट्यूब, जब हम लेकर आए, यदि द गैस बर्न्स रैपिडली विथ पॉपिंग साउंड, विथ पॉपिंग साउंड, इट मीन्स, इसका मतलब है कि इट इज H2 गैस, ठीक है ना। और इफ, एक तो ये इफ हो गया और दूसरा इफ द, इफ द कैंडल, जो कैंडल है, इफ द कैंडल स्टार्ट बर्निंग मोर ब्राइटली, स्टार्ट बर्निंग मतलब और तेजी से जलने लगे, स्टार्ट बर्निंग मोर ब्राइटली, इट मीन्स इट इज O2 गैस। बात समझ में आई ना, कि जब हम बर्निंग कैंडल के माउथ के पास लेकर आएंगे टेस्ट ट्यूब को, और अगर गैस बर्न करने लगे रेपिडली, पॉपिंग साउंड देने लगे, ठीक है ना, पॉपिंग साउंड देने लगे, तो उसी साउंड से हम पहचान लेंगे कि ये जो है सो H2 गैस है, और अगर और तेजी से जलने लगे तो हम समझ जाएंगे कि वो O2 गैस है। तो इसी में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम लोग डिकम्पोजिशन का तीसरा जो है फोटोलिसिस, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर आज स्टॉप हम लोग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लग गया ना इसमें। चलिए, समझ में आई थिंक आया होगा आप लोगों को, ऐसा कुछ भी ना हो कि जो समझ में ना आया हो। समझ में आया हो तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत जो किया गया है ना, कम से कम उसकी सराहना जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा। एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसका एक्सपेरिमेंट देखिएगा, उसके एक्सपेरिमेंट के सारे सवाल के जवाब अब आप बिल्कुल बिंदास तरीके से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक सब समझ में आया हो। काफ़ी समय हो गया, कितना हो गया, 48 मिनट्स, ठीक है। चलिए इतना ही लंबा वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फोटोलिसिस से शुरू करेंगे, और फोटोलिसिस करेंगे और उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं भी अब थक गया, तो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।